Good morning, students. Now we are going to start our physics syllabus with chapter number 1, physical world. Where is the chapter? Just हमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस और कुछ बेसिक लॉज को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ऐसा कोई डिफिकल्टी चैप्टर में अभी नहीं है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विथ व्हाट इज फिजिक्स. What is physics? ओके, फिजिक्स होती क्या है, हमें फिजिक्स स्टडी करना है. अब स्टूडेंट 11th के बाद अब ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं. 11th और 12th स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाएगा 10th क्लास से, ओके, प्रीवियस क्लासेस से, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. नाउ व्हाट इज फिजिक्स. तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स क्या है. तो स्टूडेंट जो साइंस, अभी तक हम साइंस पढ़ते थे, अभी तक हम पर्टिकुलर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे, हम केवल अभी तक साइंस पढ़ रहे थे. बट इतना वास्ट एरिया है साइंस का कि हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट साइंस नहीं रख सकते. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके ब्रांचेस में डिवाइड करें. अभी तो ये जो डिवाइडेशन है 11th में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, लेकिन आप फर्दर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये और ज़्यादा क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी. तो हमने क्या कहा, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इतने वास्ट हैं कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन इनकी हम नहीं दे सकते. अ प्रीसियस डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन्स मतलब सब्जेक्ट इज नाइदर पॉसिबल. एक प्रीसियस डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं इनको डिफाइन करने की. तो हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट अभी हमें डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा अभी हमें कुछ नहीं करना है. हमें जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता हो कि व्हाट इज दिस. ओके, नाउ वी कैन से दैट इट इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज. इट इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज of nature. Okay, we can say that it is study of the basic laws of nature. is that हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर कैसे काम कर रहा है और उसके पीछे की प्रोसेसिंग क्या है. वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन मतलब काम किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कैसी हो रही है. बिकॉज स्टूडेंट ग्रेविटेशन तो हम सब पढ़ते हैं, ओके, तो लेकिन ग्रेविटेशन ऐसा नहीं है कि जब न्यूटन ने इसको बताया उसी वक्त से ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करी हो. ग्रेविटेशन हजार से साल पहले से क्या करी थी, वर्क करी थी. इज दैट वो नेचर में पहले से ही था, बट हमने कब उसको ऑब्जर्व किया, उसको हमने मतलब बहुत लेट, वो भी जब सर आइजैक न्यूटन ने इसको स्टडी किया. इज दैट हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से जैसे हम बेसिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं. तो ये ऐसा नहीं कि फिनोमिना उसी वक्त में, ये फिनोमिना नेचर में चल ही रहे हैं लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे. ओके, तो हमने क्या कहा, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, और वी कैन जस्ट से फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर. ये भी हम कह सकते हैं कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे ये ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब नेचर कर रही है. बट नेचर कैसे कर रही है उसके पीछे, अब हमने क्या कहा, ये ऐसा नहीं है रैंडमली हो रहा है, एक फिक्स्ड डिफाइनाइट मैनर्स में हो रहा है, एक फिक्स्ड मैनर है, फिक्स्ड स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में हो रहा है. तो हम फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, उन लॉस को डिस्कस करने की कोशिश, उन लॉस को फाइंड करने की कोशिश करें कि नेचर अगर ये करिए तो ये कैसे हो रहा है. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम सिंपल ग्रेविटेशन की भी बात लें तो हमने क्या कहा, नेचर में तो ये हो ही रहा है फिनोमिना, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या किया, उसकी स्टडी की, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसको बताया कि कैसे ये फोर्स लगेगा, कब फोर्स लगता है. ऐसे नहीं कि हर कंडीशन में ही लगेगा, कुछ कंडीशंस होती हैं, किन पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली डिपेंड होगा, किसके इनवर्सली डिपेंड होगा, और कौन कौन से फैक्टर हैं. तो इसका मीनिंग ये है, ये जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, कि हम नेचर में इतने सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं हमारे आसपास, बट वो नेचर कैसे कर रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है. तो उन लॉजिक को हम क्या करते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे,
फाइंड आउट करेंगे. नाउ सेकेंड डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं, इट इज अ साइंस दैट डील विथ मैटर एंड एनर्जी. इट इज अ साइंस दैट डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी. नाउ स्टूडेंट, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जितनी भी मैटर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. मतलब जितनी भी चीजें हैं, या तो हम कह रहे हैं मैटर और या हम कह रहे हैं एनर्जी. मैटर किसको कह रहे हैं, एनर्जी किसे कह रहे हैं. जो भी ऑब्जेक्ट जिनको हम देख पा रहे हैं, विजुअल है, हमारी आंखों से हमें वो दिख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये मैटर है. ओके. और ऐसी फॉर्म्स जो हमें नहीं दिख रही है, ओके, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, एनर्जी में. तो एक थ्योरी ये मानती है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो या तो मास है या फिर एनर्जी. ओके. तो एनर्जी की फॉर्म वो आएंगी जो हमें नहीं दिख रही है. सपोज हमारे आसपास इतनी सारी कॉस्मिक रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें ये दिख नहीं रही है. इसका मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती. इसका मतलब ये कि हम कैपेबल नहीं है उनको देखने के लिए. तो इन्हीं वेव्स की तरह अभी भी हमारी चारों तरफ हमारा जो वर्ल्ड है, इसमें ऐसी चीजें जो हमें इजीली दिख रही हैं उनको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर जो नहीं दिख रही हैं उसको हम एनर्जी कंसिडर करते हैं कि ये क्या एनर्जी. तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी. मैटर का मीनिंग जो हम ऑब्जर्व कर भी पा रहे हैं, और एनर्जी का मीनिंग जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उसको भी ले लिया. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमें नहीं दिख रहा है तो ये है ही नहीं है. बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखते, बट वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो नेचर में हो रहे हैं. तो हमने क्या कहा, ऐसी साइंस जो उन फॉर्मूले, उन कॉन्सेप्ट्स का भी पता लगा रही है, उन फिनोमिनास का भी पता लगा रही है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते. ओके. तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स को. एंड फिजिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है. ओके. कहाँ से लिया गया है वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है. नाउ वी स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस. फंडामेंटल फोर्सेस. Student, till now we study about many type of forces: gravitational force, friction force, electromagnetic force. Okay. तो now अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे. ओके. हम क्या कर लेंगे, इन जितने भी ये फोर्सेस हैं, केवल यही फोर्सेस नहीं है, इसके अलावा भी मैग्नेटिक फोर्स हो गई, बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं. इन सब फोर्सेस को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. एंड दीज 4 कैटेगरीज आर, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड इज weak forces. Third is electromagnetic forces. And the last one is nuclear forces. और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी कहते हैं. और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी हम इनको क्या कहेंगे, कह सकते हैं. नाउ इनको हमें क्या करना है, इनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. तो जो सबसे वीक फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वीक फोर्सेस, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड देन न्यूक्लियर फोर्स. नाउ वीक फोर्सेस वो फोर्स होंगे जिनकी रेंज बहुत लिमिटेड होती है. रेंज मतलब कितने एरिया तक वह वर्क करेंगे. नाउ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, student, we studied about this force in our previous classes. तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल के लिए, G
m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये क्या होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, ओके, उनके बीच ही उनका भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए। टू ऑब्जेक्ट्स हुए हैं और लेट कंसीडर मासेस ऑफ देयर इज m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो जो फोर्स आएगा, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज मास m1, दिस इज m2, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ क्या होंगी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है, वी स्टडी वी फ्रॉम हियर वी कैन राइट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिमूव करेंगे हम ये लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि ये आर स्क्वायर के इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो इसी लॉ को, इस ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को ही हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो हमने क्या कहा, ये इसको ओबे करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ओके। जैसे हमने क्या कहा, चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस में बहुत टाइप का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप का होगा, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। थर्ड पॉइंट इज दैट ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग रेंज? इज दैट वी ऑब्जर्व, देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे तो लग ही रहा है, बट हमने क्या कहा, यूनिवर्स में भी, हमारा पूरा यूनिवर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इज दैट जो रेंज है, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन लग रही है, अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशन लग रही है, और जो डिस्टेंस है वो बहुत थाउजेंड किलोमीटर्स तक है, ओके। तो ये रेंज क्या होगी इसकी, बहुत ही ज्यादा लार्ज रेंज है। एंड फोर्थ इज इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वहां हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, इज दैट वीक फोर्सेस। सेकेंड इज weak forces. As we observe from its name, ये बहुत ही वीक फोर्सेस होंगे, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होते हैं, ओके। तो इनकी रेंज क्या होगी, बहुत शॉर्ट रेंज होती है इनकी, लगभग 10⁻⁻15 मीटर, बहुत शॉर्ट रेंज के फोर्सेस होते हैं, ओके। अब बट ये क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज लार्ज है, बट जो उसकी इंटेंसिटी है वो वीक है, और इन फोर्सेस की रेंज शॉर्ट है बट इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। नाउ थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है बिटवीन टू चार्जेस, और ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, मूव कर रहे होंगे। मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है जब वो मूव कर रहे हैं, बट हम अभी कंसिडर कर रहे हैं एट रेस्ट पोजिशन, एट रेस्ट, जब वो रुके हुए हैं। तो जब रेस्ट पोजीशन में होंगे तो हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, जब मूविंग पोजीशन में होंगे तो इस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट एट रेस्ट पोजीशन में हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन होता है रेस्ट पोजीशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज से कंसिडर करेंगे। तो अब जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये केवल रेस्ट के लिए है, अगर मूव कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बट जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में, तो नाउ द फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 इज चार्ज। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें केवल ये इसमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ओके। तो अगेन वी कैन सी हियर इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि आर स्क्वायर है और वो इनवर्स है, सो वी कैन राइट इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ,
इनवर्स स्क्वायर लॉ. सेकेंड, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये अट्रैक्टिव भी होगा, हो सकता है रिपल्सिव भी. इफ सेम चार्जेस आर देयर देन द फोर्स इज repulsive, and if opposite charges are there then force is attractive. Third is long range force. Again जो इनकी रेंज होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी. लॉन्ग रेंज फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल. और कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है. उससे जो ग्रेविटेशन सबसे, अगर हम कंपैरिजन करें, अभी हम करेंगे भी, सबसे वीक फोर्स हो गया ग्रेविटेशन, देन वीक फोर्सेस, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड देन लास्ट में न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं. एंड इट ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव. नाउ वी डिस्कस लास्ट फोर्स, फोर्थ, न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स, और समटाइम वी कॉल्ड इट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं. हमने एटम पढ़ा है. ओके, एटम में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. ओके, तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियर फोर्सेस इस एटम में का, एटम का भी जो न्यूक्लियस होगा उसमें एग्जिस्ट करते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं. भले इनकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर. तो रेंज तो शॉर्ट होगी बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होंगी ये. ओके, तो हमने क्या कहा, ये नाउ प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ऑलवेज अट्रैक्टिव. ओके, ये रिपल्सिव नहीं होते, ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं. सेकेंड इज शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज फोर्स होंगे. और थर्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. ओके, तो अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वीक फोर्सेस ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ग्रेटर देन वीक, एंड न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होंगे न्यूक्लियर फोर्सेस.